प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान। प्री हिस्ट्री वो पीरियड होता है जब हमारे पास उस टाइम की हिस्ट्री को असर्टेन या करने के लिए या जानने के लिए रिटन रिसोर्सेज नहीं होते, यानी लिखित में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उस समय का जो मानव था ना, वो शायद अपनी भाषा को लिख नहीं पाया था, लिपि नहीं जानता था। तो या तो वो बोलते होंगे, साइन निकालते होंगे या साइन लैंग्वेज में बात करते होंगे। तो हम उनका जो पता है कि उस टाइम के मनुष्य क्या करते थे, उनकी छोड़ी हुई चीज़ों से लगाते हैं। और इन चीज़ों में भी उन चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा टिकाऊ हैं, अभी तक चलती आ रही हैं। और ऐसा क्या हो सकता है? ऐसे हो सकते हैं पत्थर। आपको पता है पत्थर इरोड नहीं होते, ख़त्म नहीं होते आसानी से। तो उन पत्थरों का उन्होंने क्या किया था? टूल्स बनाए थे। ये पत्थरों से जो टूल्स बनाए थे ना, उसी के बेसिस पे हमने प्री हिस्ट्री का जो पूरा पीरियड है, जहाँ हमें उनके बारे में लिखित रिसोर्सेज से जानकारी नहीं है, उनकी पूरी हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया था: पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पेलियोलिथिक वो एज है, यानी ओल्ड स्टोन एज, यानी कि वैसा समय जब सबसे सबसे अर्लीस्ट ह्यूमंस के हमें ट्रेसेस मिलते हैं। वो क्या करते थे, वो कैसे रहते थे, तो वो बड़े बड़े भाटों से अपने औजार बनाते थे, उनका क्या करते थे। इसकी भी 3 डिविजन्स है, लोअर, मिडिल और अपर। पेलियोलिथिक एज के बाद आता है मेसोलिथिक। इस काल का जो मनुष्य था ना, वो छोटे छोटे टूल्स बनाने लग गया था, ठीक है, 1 से 3 सेंटीमीटर वाले और ऐसे। क्यों? क्योंकि छोटे टूल्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा दूर तक कैरी किए जा सकते हैं। आप छोटे से एक बड़े से लंबे से वुडन स्ट्राइक पे या फिर डंडी पे छोटे से पत्थर का पैना टूल फिक्स कर दो, तो उसको आप भाले की तरह भी यूज़ कर सकते हो, उसको वार करने के लिए उसको तलवार की तरह यूज़ कर सकते हो। तो ये मेसोलिथिक एज में हो रहा था। फिर आती है न्यूलिथिक एज। इसको एक क्रांति माना जाता है, क्योंकि न्यूलिथिक एज में जो है मनुष्य सेटल्ड लाइफ की तरफ चला गया था। सेटल्ड लाइफ जीने के लिए उसको खेती आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खेती नहीं जानता तो वो एक जगह पे ज़्यादा टाइम रह नहीं पाएगा, ठीक है, वहाँ के सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लेगी वो कम्युनिटी। तो खेती आ गई थी, तो अनाज उगाना आ गया था, उसे हार्वेस्ट करना आ गया था। साथ में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया था, ताकि उसके साथ में खेती के साथ में सप्लीमेंट हो सके, ठीक है। इस न्यूलिथिक एज के बाद आता है चैल्कोलिथिक एज, ठीक है। चैल्कोलिथिक का मतलब होता है वो समय जब मानव कॉपर का यूज़ करना सीख गया था, कॉपर को अपने ओर से एक्सट्रैक्ट करके उसको ढालना सीख गया था, उससे चीज़ें बनाना सीख गया था। इस चैल्कोलिथिक एज के बाद जनरली सब जगह पे ब्रॉन्ज एज आता है। जब कॉपर में टिन मिला लेते हैं ना, उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। तो कॉपर और टिन को मिला के एलॉय बना लिया था, उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। फिर आती है आयरन एज। आयरन एज जनरली इनके बाद इसलिए मानी जाती है क्योंकि आयरन का ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और उसके एक्सट्रैक्शन के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती है ना, उसके लिए थोड़ी एक एडवांसमेंट चाहिए होती है। तो जब आपने ऑलरेडी मेटल्स का काम हैंडल कर लिया ना, जैसे कॉपर और ब्रॉन्ज बना लिया, ऐसे छोटे मोटे लेवल्स की चीज़ें करी हैं, तब जाके आप आयरन स्मेल्टिंग पे आ पाते हो। तब उसके बाद आयरन एज आ जाती है। उसके बाद तो हमारी महाजनपद, मौर्यकाल, ये सब आ जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम स्टोन एज की बात करने वाले हैं, जो कि पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक है। और इसमें भी राजस्थान से हमें क्या एविडेंसेस मिले हैं कि राजस्थान में जो पेलियोलिथिक एज थी आज से लाखों साल पहले, उसके क्या साक्ष्य मिलते हैं, कौन सी साइट्स पे मिलते हैं, मेसोलिथिक एज में क्या मिलता है, और नियोलिथिक एज में कहाँ कहाँ हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। राजस्थान की आर्कियोलॉजी के बारे में बात कर लें तो कुछ लोग हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। राजस्थान में कार्लाइल को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी बोला जाता है। एक बंदा था C.A. हैकेट। उसने 1870 में जयपुर और बूंदी से उसे एक एशुलियन टूल मिला था। ये इस वर्ड पे इतना जाओ मत, बस ऐसे याद रख लो। हैंड एक्स मिली थी, हस्त कुठार। अब एक्स जो आज आपकी देखते हो वो तो ऐसे लोहे की आज ऐसे वो होती है जिससे आप चीज़ें काटते हो, पर उस टाइम पे ये सब नहीं था। उस टाइम पे जो पत्थर होते थे ना, वही कुल्हाड़ी होती थी। तो भारी भारी मोटे मोटे पत्थर हैं, उनको क्रूड पत्थर को लेके उसको शेप देने की कोशिश की गोल सी, ताकि वो हाथ का भाटा बन जाए जिससे मार सके। तो वैसी हस्त कुठार मिली है। एक था सैटनकार, उनको भी हैंड एक्सेस मिली है झालावाड़ से। बी ऑल्चिन, उनको मिली है जालौर से हैंड एक्सेस। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी, उन्होंने गंभीरी और बेड़च नदी के आसपास काफ़ी उत्खनन किए हैं। देखो पुराने उस टाइम के प्री हिस्टोरिकल साइट्स ना ज़्यादातर हमें रिवर्स के पास ही मिलेंगे, क्योंकि पानी के रिसोर्स के पास ही तो लाइफ हो सकती है ना, इसीलिए। इसके अलावा VN मिश्र हैं, उन्होंने काफ़ी खुदाई का काम किया है राजस्थान में। आर्कियोलॉजी में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं उनके। और राजस्थान का खुद का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। राजस्थान में जो प्रारंभिक मानवीय गतिविधियाँ थी ना, सबसे ज़्यादा बनास नदी के अराउंड देखी गई हैं, ठीक है। पेलियोलिथिक एज की बात करें तो लोअर, मिडिल और अपर में लोअर पेलियोलिथिक एज जिसकी साइट है वो है डिडवाना, सिंधी तालाब, सोनित, गंभीरी नदी और मोगरा पठार, जोधपुर। यहाँ से हमें ऐसा एविडेंसेस मिले हैं, ऐसे हैंड एक्सेस और ऐसे टूल्स मिले हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि लोअर पेलियोलिथिक एज में यहाँ पे मनुष्य रहते होंगे। मिडिल पेलियोलिथिक के हमें साक्ष्य मिले हैं होकरा व बरीघानी,
डिडवाना, जैसलमेर, लूनी नदी क्षेत्र और बेडज घाटी से। अपर पेलियोलिथिक के हमको मिले हैं आलनिया कोटा, बूढ़ा पुष्कर, हरसौरा अलवर, बैराट, चंबल, सोहनपुरा। पेलियोलिथिक एज के बाद आता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक का मतलब होता है मिडिल, ये मिडिल एज है, यानी कि न्यूलिथिक और पेलियोलिथिक के बीच वाली एज है। इसमें क्या हुआ था, इसमें छोटे छोटे जो पत्थर के टूल्स है ना 1 से 3 सेंटीमीटर तक के, जिनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, उनका जो यूज़ है वो बहुत बढ़ गया था। ठीक है, छोटे टूल ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो उसी तरीके से मेसोलिथिक एज मानी जाती है कि पहले तो बड़े बड़े भाटे यूज़ कर रहे थे, अब थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट हुए, छोटे छोटे टूल्स बनाने लगे। इनके इंपॉर्टेंट एविडेंसेस राजस्थान से हमें मिलते हैं बागौर, तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, जायल, डिडवाना, सोजत और धनेरी से। इसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है ना वो है बागौर। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है बागौर। बागौर के बारे में देखें तो बागौर जो साइट है वो हमें भीलवाड़ा से मिलती है। भीलवाड़ा में भी मैंने बताया था आपको कि ये जो साइट थी प्री हिस्टोरिकल साइट ज़्यादातर नदियों के पास थी, तो ये थी कोठारी नदी के पास में। ठीक है। और ये जो प्लेस, जिस प्लेस से मिली है भीलवाड़ा में, उसको बोलते हैं महासतिया। तो बागौर मिली है हमें भीलवाड़ा में कोठारी नदी के महासतिया में। इसके एक्सकेवेटर थे वीएन मिश्र। मैंने बताया था आपको पहले कि वीएन मिश्र ने काफ़ी ज़्यादा आर्कियोलॉजी में काम किया है राजस्थान में। यहाँ से हमें क्या क्या मिला, तो आर्कियोलॉजिस्ट जब खोदते हैं ना ज़मीन को, तो जो सबसे ऊपर जो मिलता है ना, जैसे ज़मीन खोदी, जैसे ये ज़मीन है इसको खोदा, ठीक है, जो सबसे ऊपर मिलेगा ना ये सबसे लेटेस्ट चीज़ होगी कि यार ये लेटेस्ट इंसान जो है वो क्या कर रहे थे, उनके द्वारा जो एविडेंसेस छोड़े हैं वो यहाँ हमें मिलेंगे। फिर हम जितना नीचे जाएंगे ना उतना हम टाइम में पीछे जाते जाएंगे। तो बेसिकली आर्कियोलॉजी ना एक टाइम मशीन की तरह भी होती है, ठीक है, जो आपको समय में पीछे लेके जाती है। जितने हमको लेवल्स मिलते जाएंगे ना इसमें, उतना हमें पता चलता जाएगा कि मनुष्य ने अलग अलग टाइम पे क्या क्या किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें सारे लोहे के बर्तन मिल रहे हैं, फिर सडनली एक ऐसी परत आ रही ज़मीन पे जिसके नीचे हमको सारे कॉपर वाली चीज़ें मिल रही है, तो हम ये डिस्टिंक्ट कर पाएंगे कि यार ये एज का डिफरेंस है, ये आयरन एज रही होगी, ये कॉपर एज रही होगी, ये उस टाइम में रहा होगा जहाँ बर्तन लोग सिर्फ कॉपर के बर्तन यूज़ करना जानते थे, उनको इतनी नॉलेज थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय में डेवलपमेंट हुआ और लोग आयरन करना सीख गए यूज़। तो हमें बागौर से 3 एविडेंसेस मिले हैं 3 स्टेजेस ऑफ रेसिडेंस के। ठीक है, सबसे पहली जो स्टेज है वो है आयरन एज। यहाँ से हमको 7 लोहे के उपकरण, मृद भांड और 5 कंकाल मिले हैं। फिर इसको हमने और नीचे खोदा तो हमको कॉपर एज के एविडेंसेस मिले, ठीक है, जिसमें से हमें 5 ताम्र उपकरण और मृद भांड मतलब पॉटरी, ठीक है, जो घड़े होते हैं ना हमारे, घड़े, सॉसर, पैन, जो भी हम मिट्टी से बनाते हैं उनको मृद भांड बोलते हैं। और फिर पहली आती है मेसोलिथिक यानी स्टोन एज के एविडेंसेस। ठीक है, इसमें पशुओं के कंकाल मिले हैं, कसाई खाना, बाड़ा और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें बागौर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट है जहाँ पे हमें एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कैसे किया होगा ना उसके एविडेंस मिलते हैं। शवाधान मिला है हमको, शवाधान मतलब बरियल प्रैक्टिसेस की, कैसे किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद उसको कैसे दफनाया होगा, और ये सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है। तो बागौर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने देखा होगा कि यहाँ से न्यूलिथिक स्टेज मिसिंग है। मेसोलिथिक के बाद चैल्कोलिथिक यानी कॉपर एज आ गई, बीच में न्यूलिथिक तो है ही नहीं, न्यूलिथिक के एविडेंसेस तो नहीं है। तो इससे ये बागौर वाली साइड से बिल्कुल क्लियर हो गया था कि राजस्थान में ना मेसोलिथिक के बाद सीधे कॉपर एज आ गई थी। न्यूलिथिक वाली जो स्टेज थी ना वो सीधे स्किप हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या शायद कॉपर की इतनी अवेलेबिलिटी थी कि हम मेसोलिथिक एज में ही धीरे धीरे डायरेक्ट जो हमारा न्यूलिथिक था ना वो कॉपर के साथ ही मर्ज हो गया कि हम जैसे सेटल कम्युनिटी में रहना सीखे, हमने फार्मिंग करना सीखी, उसके साथ ही हमने कॉपर की स्मेल्टिंग और कॉपर का प्रोडक्शन भी सीख लिया, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, इसलिए बागौर को क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान बोलते हैं क्योंकि यहाँ से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिली है, जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, 3 स्टेजेस खुदाई में, इसके अलावा न्यूलिथिक का जो स्किप होना है, ये सब। इसलिए बागौर बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसको हमेशा याद रखना है। फिर आती है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा जो है ये बाड़मेर में एक साइट है जो लूनी नदी के किनारे बसी हुई थी। इसको भी वीएन मिश्र ने ही खोदा है, तो आपके लिए याद करना आसान रहेगा, वीएन मिश्र ने दोनों साइट्स को खोदा है। ठीक है, यहाँ भी हमें वही साक्ष्य मिले हैं तिलवाड़ा में भी कि जानवरों को डोमेस्टिकेट किया जा रहा था। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, डोमेस्टिकेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इनिशियली सारे जानवर वाइल्ड थे। ठीक है, कुत्ता जो था वो वुल्फ होता होगा शायद, उसको धीरे धीरे है ना मीट डालना स्टार्ट किया होगा, घरों के पास बार बार उसको आने की आदत डालना स्टार्ट किया होगा, फिर एक दिन उसके गले में पट्टा बांध दिया होगा। तो ये जो डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया होती है ना ये इजी नहीं होती है। मनुष्य एनिमल को
हमेशा अपने साथ रख सके सेफ्टी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था और इसके हमें एविडेंसेस सबसे पहले बागौर में मिले हैं और तिलवाड़ा में भी मिलते हैं। फिर यहाँ से हमें माइक्रोलिथ मिला है। माइक्रोलिथ मतलब वही 1 से 3 सेंटीमीटर तक के छोटे छोटे पत्थर के औजार। फायर ऑल्टर मिला है, अग्निवेदियाँ मिली हैं जहाँ पे आग जलाकर कुछ किया जाता होगा। इसके अलावा बूढ़ा पुष्कर, जायल, डिडवाना, सोजत और धनेरी से भी इसके एविडेंसेस है। ये हो गई हमारी स्टोन एज। फिर आती है इसके बाद हमारी चारकोलिथिक एज, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।